हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार और यूपीएससी के मॉक टेस्ट का सेट नंबर 27। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए और सारे क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें। ठीक है, इसमें 50 MCQ देखेंगे जो कि बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन हैं। तो एंड तक देखिए और बताइए कि कितना आप स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपके पास 5 पॉइंट्स दिए गए। आपको बताना है कि उपरोक्त तंतु में से कौन सा संश्लेषी तंतु का उदाहरण है। काफ़ी अच्छा प्रश्न, ध्यान से समझेंगे। देखिए, एक तो होता है प्राकृतिक तंतु और एक होता है संश्लेषित, यानी कि जो सिंथेटिक तरीके से बनाया जाता है उसको कहते हैं संश्लेषित तंतु। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमें बताना क्या है कि संश्लेषित तंतु कौन सा है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कपास, जूट जिसको हम लोग फ्लैक्स कहते हैं, जूट को फ्लैक्स कहते हैं, और रेशम। ठीक है, कपास, फ्लैक्स और ये जो जूट होता है, ऊन होता है, ये सभी के सभी प्राकृतिक रेशे आते हैं। ठीक है, प्राकृतिक तंतु होता है। जबकि पॉलिस्टर और नायलॉन की बात करें, एक्रिलिक की बात करें, तो ये सभी के सभी जो क्या होता है वो सिंथेटिक तंतु होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं, ऑप्शन हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे, एक तो हमारा पॉलिस्टर होगा, एक तो नायलॉन होगा और साथ ही साथ एक्रिलिक होगा। यानी 2, 3, 4 करेक्ट होगा। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन संसद के किस अधिनियम के तहत किया गया था। संसद के किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। डी को टिक करेंगे। कौन से रक्त समूह में एंटीबॉडी मौजूद नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, एंटीबॉडी मौजूद नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर में ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ए बी में एंटीबॉडीज़ नहीं होता है, जिस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर, यानी कि किसी भी रक्त समूह के रक्त को ये ग्रहण कर सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। अगला प्रश्न है कि एलिजा टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। एलिजा टेस्ट का प्रयोग हम लोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आपने देखा होगा एलिजा टेस्ट का। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एड्स। ठीक है, AIDS, एड्स। अगर हम बात करें तो एड्स जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ये ध्यान रखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि एड्स की जांच एलिजा टेस्ट से करते हैं, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि एड्स की जाँच के लिए एक और टेस्ट होता है जिसका नाम होता है वेस्टर्न वोल्ट टेस्ट। मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, वेस्टर्न वोल्ट टेस्ट जिसको एड्स की जाँच के लिए ही करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो ऑनलाइन स्टडी जोन इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन रखें, ताकि इसी तरह की रेगुलर आपको न्यू वीडियोज़ मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा जो अभिलेख है वो धम्म की व्याख्या के विषय में कहता है। धम्म की व्याख्या किस में मिलता है। तो धम्म की व्याख्या हम कह सकते हैं जो इनका एक ग्राहवा शिलालेख है उसमें। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ग्राहवी शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। द्वितीय शिलालेख में बात करें तो इसमें इन्होंने कहा कि मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बात की गई है। 12वां शिलालेख की बात करें तो इसमें स्त्री महामांत्रों की नियुक्ति के बारे में बात है। और 13वां शिलालेख के बारे में मुझे क्या बताना, आपको ये तो पता ही है। 13वां शिलालेख जो कि कह सकते हैं इसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अक्सर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट वन क्या है। किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था। वो सिख गुरु कौन थे जिनके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था। करीब ये 1635 में हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं जो गुरु हरगोविंद सिंह जी थे, इन्हीं के साथ शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की थी। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया कि आपको पता है कि इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी 1765 में, उसमें क्या था, मुगल शासक शाह आलम जो द्वितीय थे, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के साथ बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी थी उनको प्रदान की थी 1765 में। इलाहाबाद की संधि 1765। नेक्स्ट वन क्या है। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। मद्रास पट्टे पर लिया था, राइट आंसर होगा फ्रांसिस डे। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, फ्रांसिस डे। नेक्स्ट वन क्या है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था।
कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था? तो ये लखनऊ समझौता जो हुआ था उसी में कह सकते हैं, ऑप्शन ई। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो इनका लक्ष्य हम कह सकते हैं कि भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 स्थायी उपहार प्रदान किए थे वो कौन थे, बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या? गेहूं और कपास की खेती। ठीक है, गेहूं और कपास की खेती, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप ESI मेंस और साथ ही साथ SI मेंस की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो आपको मैथ्स ज़रूर पढ़ना है। तो मैथ्स अगर आपकी वीक है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशंस पे आपको 1 साल के लिए पूरा मैथ्स का कोर्स दिया जा रहा है, फिर सिर्फ और सिर्फ 99 में, जो कि आज का ऑफर है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ्स कोर्स का लिंक दिया गया। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे पहले जो कि ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आपको ये दिख जाएगा मैथ्स क्लास। तो आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप इस लिंक पे आ जाएंगे, यानी कि आपका नेक्स्ट पेज ये खुल जाएगा। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे करने के बाद बाय नाउ का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जस्ट क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? यहाँ पे आपको रेगुलर इसी टाइप के क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलता है जो एग्जाम्स ओरिएंटेड होता है। तो आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेगा, कलेक्शन करते रहिए। देखिए यहाँ पे अगर अश्वघोष की बात करें तो ये कह सकते हैं कनिष्क के समकालीन थे, यानी कनिष्क के दरबार में ही रहते थे अश्वघोष, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन क्या है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया है तो आपने गलती की है, क्योंकि ये शासनकाल हुआ। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, लेकिन इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। इस वजह से ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन्स करता है। शासनकाल और अध्यक्ष ये दोनों अलग अलग चीज़ होगी, दोनों को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखिए क्या है। वह सुल्तान कौन था जो स्वयं को नायाब एक खुदाई या फिर ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? नायाब एक खुदाई या फिर ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, जो कि ये गुलाम वंश के शासक थे बलबन। और बलबन जो थे वो राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानते थे। राजा को हम ये कह सकते थे, यानी बलबन जो थे राजा को जिले अल्लाह कहते थे, यानी ईश्वर का प्रतिबिंब मानते थे। तो ये आपको याद रखना है। और बलबन से संबंधित 2-3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे कि इनका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये किस वंश से संबंधित थे? ये गुलाम वंश से शासक थे। और बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि लौह एवं रक्त की नीति इन्होंने अपनाया था। और एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे कि इल्तुतमिश जो स्टार्ट किए थे तुर्कान चिहलगानी जैसे 40,000 का जो संगठन था उसको इन्होंने समाप्त किया था। ठीक है, बलबन ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको पता होगा कि संपूर्ण जो चोल साम्राज्य था वो 6 प्रांतों में विभक्त था। ठीक है, प्रांतों को सूबों कहते हैं, सूबा भी कहा जाता था कहीं कहीं। तो एक्चुअली हम यहाँ पे बात करते हैं प्रांत। ठीक है, तो संपूर्ण जो चोल साम्राज्य था 6 प्रांतों में विभक्त था और प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। यानी कि पहला पॉइंट तो आपका आएगा मंडलम, या तो ऑप्शन ए हो सकता है या फिर ऑप्शन बी हो सकता है। यानी कि प्रांतों को मंडलम कहा जाता था और मंडलम को कोट्टम कहते थे, यानी कि मंडलम को कोट्टम कहते थे, ये आपका हो गया। और कोट्टम जो होते थे, कोट्टम नाडु में, ठीक है, कोट्टम नाडु में विभक्त था और नाडु कई कुर्मों यानी कि कुर्मों में विभक्त था। यानी कि अगर नाडु के बाद अगर हम बात करते तो वहाँ पे कुर्मो आता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही क्रम क्या है? मंडलम, कोट्टम और नाडु। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों, उपरोक्त में से खरीफ फसलें कौन सी है? खरीफ की फसल कौन कौन सी है? तो कपास, मूंगफली, मक्का, ये तीनों की तीनों खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। जबकि सरसों की बात करें तो ये हमारा रबी फसल के अंतर्गत आएगा। तो 1, 2, 3 करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है कि मैकाल पहाड़ी वस्तुतः है। मैकाल पहाड़ियाँ वस्तुतः है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ब्रंशोतय पर्वत, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, मन का उत्पादन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल था? जो लोग हमारे पेड क्लास में जुड़े हुए हैं उनको आज ये मैंने नोट्स प्रोवाइड कराया था इससे संबंधित, तो उनको ये चीज़ पता होगा, अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ लिया होगा कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से कौन कौन सी वस्तु कहाँ कहाँ से निकाली गई थी। काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में बताया गया।
तो जो लोग जुड़े हैं उनको पता होगा। चलिए फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मन का उत्पादन की अगर हम बात करें तो ये देखिए मन का उत्पादन 2 स्थानों से होता था, एक तो लोथल और एक चंद्रहुतुर से। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 और 2 बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन कह रहा है कि केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन बी यानी कि कराईकुड़ी। अगला प्रश्न, कवि कालिदास हैं, कवि कालिदास जो हैं वो किससे संबंधित है या फिर कह सकते थे किसके राज कवि थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कह सकते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये दरबारी कवि थे। अगला पॉइंट्स, चार्ल्स मेटेकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी। अमृतसर की संधि आपको पता है फ्रेंड्स कब हुआ था, 1809। यहाँ पे तो गेस करना बहुत ईजी हो गया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही 1809 है। कभी कभी एग्जाम्स में आपको 1809 2-3 ऑप्शंस में रहेगा, लेकिन डेट आपको याद रखना है। तो 25 अप्रैल 1809। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखिए, बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन थे। बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन थे, तो मैं आपको बता दूं कि बृहद कथा मंजरी के लेखक जो थे महाकवि क्षेमेंद्र। ठीक है, और ये इन्होंने किस भाषा में लिखा था, संस्कृत भाषा में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार ढाला जाता है तो उन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता, इन्हें क्या कहा जाता है। इन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, इन्हें हम लोग थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर होता है एक प्रकार का कह सकते हैं कि अस्थायी सेटिंग बहुलक होता है जो कि कठोर हो जाता है और मोल्डिंग प्रक्रिया के दौरान सेट हो जाता है, फिर से इसे नरम नहीं किया जा सकता है। तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्या है, पीतल बताइए किसका मिश्र धातु है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन ये अपने आप में एक सुपर डुपर क्वेश्चन है। पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल कह सकते हैं तांबा और जिंक। ठीक है, तांबा और जिंक का, तो यहाँ पे तांबा और जिंक तो हमें नहीं दिख रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी तांबा और जिंक। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम बात करें Cu और Zn की यहाँ पे जो परसेंटेज कितनी होती है, तो Cu की परसेंटेज करीब करीब 67% और इसका 33%, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ZnSO4 × 7H2O किस पदार्थ का रासायनिक सूत्र है। ZnSO4 × 7H2O किस पदार्थ का रासायनिक सूत्र है, तो इसको हम लोग वाइट विट्रियोल कहते हैं। वाइट विट्रियोल, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, विट्रियोल जो था वो प्राचीन जो काल था उस वक्त इसको मतलब सल्फेट के नाम से ही जानते थे, यानी कि सल्फेट को ही विट्रियोल कहते हैं। ठीक है, सफ़ेद जो सल्फेट होता है इसी को कहा जाता है, वाइट विट्रियोल को ZnSO4 कहते हैं। तो ज़्यादा इसमें कुछ जानकारी नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ़ के नाम से जाना जाता है। तो ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ़ के नाम से, तो ठोस जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को कहते हैं, जब ये ठोस अवस्था में होता है शुष्क बर्फ़ के नाम से जानते हैं। और ये नॉर्मल बर्फ़ से काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, ये ध्यान रखिएगा। अमुक्त मल्याद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अमुक्त मल्याद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए अगर हम बात करें तो इसकी रचना कृष्णदेवराय ने की थी, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। इसकी रचना कृष्णदेवराय ने संस्कृत भाषा में की थी, ये पॉइंट्स गलत हो जाता है क्योंकि इन्होंने अमुक्त मल्याद की रचना तेलुगु भाषा में किया था। संस्कृत भाषा में इनकी एक और रचना थी जो कि हम कह सकते हैं जम्बावती कल्याणम, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि केवल और केवल एक सही है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन उच्च मात्रा में कठोर जल में उपस्थित होता है। कठोर जल में किसकी मात्रा होती है, तो कह सकते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट होता है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, आगे देखिए। नेक्स्ट वन है कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था, लॉर्ड कर्जन के समय में, उनके समय की महत्वपूर्ण घटना थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसके मुख्यतः किया गया था, क्यों, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ एवं चित्तौड़ किले को, ठीक है, कब अधिकार किया था। तो एक्चुअली ये अधिकार किसके द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कब, 1568, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 1568। नेक्स्ट वन, 1927 की जो बटलर कमेटी थी इसका उद्देश्य क्या था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। नेक्स्ट वन देखिए, 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो कि कुल 8 प्रांतों का गठन किया था, जिसमें से कौन सा इसमें नहीं था। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जुलाई 1937 में ये आपका कांग्रेस मंत्रिमंडल सबसे पहले 6 प्रांतों में गठन किया गया था।
6 प्रांतों के अंतर्गत बात करें तो बम्बई, मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार एवं संयुक्त प्रांत आते थे। लेकिन बाद में और भी 2 अन्य प्रांतों को शामिल किया गया, जैसे कि अन्य 2 प्रांत, एक तो असम था और दूसरा पश्चिमी उत्तर सीमांत प्रांत है, लेकिन उसमें कहीं भी पंजाब का जिक्र नहीं था। इस वजह से हम कहेंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संसद की निम्न में से किस एक समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा था और मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राक्कलन समिति हो या फिर लोक लेखा समिति हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। राज्यसभा का कोई सदस्य प्राक्कलन समिति में नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये सभी के सभी लोकसभा से ही होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, जब बजट के पारित होने से पहले संसद द्वारा अग्रिम अनुदान दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित, राष्ट्रपति का नोट्स मैंने आपको सुबह में ही प्रोवाइड कराया था पेड ग्रुप में, ठीक है। वहाँ पे तो मैं आपको बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए, जो भी हमारे वहाँ पे स्टूडेंट अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। देखिए, राष्ट्रपति को विशेष मामले में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति है, और क्षमादान से संबंधित मैंने आपको और भी 3 चीज़ वहाँ पे बताई थी, जैसे कि परिहार क्या होता है, लघुकरण क्या होता है, ये सभी बहुत सारे उसमें कवर करा गया था, जो कि पूछा भी गया था पिछली बार एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि आर्टिकल 72, आपको पता है कि 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा की शक्ति करते हैं। क्षमा के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं, राज्यसभा भंग नहीं किया जाता, ये पॉइंट तो गलत हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल और केवल एक सही है, ऑप्शन एक, ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे, केवल एक, ठीक है। अगला पॉइंट है कि महादेव की पहाड़ियाँ, बताइए कि महादेव की पहाड़ियाँ, तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, महादेव की पहाड़ियाँ जो हैं वो मैकाले पहाड़ी के पश्चिम में स्थित होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। साथ ही एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि महादेव पहाड़ियाँ जो नर्मदा और ताप्ती के मध्य भी स्थित है, और अधिकांश इसका जो हिस्सा है हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, अधिकांश का लगभग पूरा हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। अगला पॉइंट्स क्या कह रहे हैं कि स्लैश और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है। जैसे कि हम लोग झूम कृषि के नाम से जानते हैं, हमारे पूर्वोत्तर भारत नागालैंड में जो है वहाँ पे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, तो ठीक वही प्रकार है यहाँ पे कह सकते हैं कि स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार होता है मिल्पा। तो मिल्पा को हम लोग किस नाम से, यानी कि मिल्पा किस नाम से कहाँ पे जाना जाता है, तो मैक्सिको और सेंट्रल जो अमेरिका है, मध्य अमेरिका, वहाँ पे इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं, डी करेक्ट होगा। अगला पॉइंट्स क्या है, कलिया भोमोरा सेतु कहाँ किस राज्य में स्थित है। कलिया भोमोरा सेतु किस राज्य में स्थित है, तो ये कह सकते हैं ये पड़ता है असम में, ठीक है, असम, ऑप्शन बी करेक्ट है। कर्क रेखा के संदर्भ में पश्चिम से पूर्व की तरफ राज्यों का सही क्रम क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर बात की जा रही है, यानी कि अगर हम ग्लोब पे बात करें तो अगर इस तरह से कर्क रेखा बढ़ रही है इस तरह से, तो 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, तो उन 8 राज्यों में पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़े तो राज्यों का क्रम क्या होगा। तो मैंने आपको बताया भी था अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से, इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिखे तो कैसे आपको करना है। तो आपको पता है कि अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़े तो राज्यों का क्रम क्या होगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले गुजरात आना चाहिए, लेकिन गुजरात नहीं है। गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान में नहीं है। उसके बाद मध्य प्रदेश, यानी हमें मध्य प्रदेश मिल गया। चलिए मध्य प्रदेश के बाद क्या आएगा, छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़। उसके बाद क्या आ सकता है, झारखंड, झारखंड नहीं दिया गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पे एक आ गया। लास्ट में हम कहेंगे कि यहाँ पे त्रिपुरा आएगा, उसके बाद हमारा मिजोरम आता है। तो त्रिपुरा यहाँ पे मिल ही रहा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं 42-13 कहाँ पे, 42-13 ऑप्शन डी में। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। वैसे तो आपको पता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो बिहार का है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों के बारे में बात की गई है। तो इन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है नागालैंड का, ये आपको याद रखना है, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि शर्मा और लिसार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ। शर्मा और लिसार किसकी सहायक नदियाँ, तो ये शारदा नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त किस वर्ष किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था, तो भारत को पोलियो मुक्त 2014 में घोषित किया गया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक में से कौन कौन से देश शामिल है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन कौन से देश शामिल है,
तो ये कह सकते हैं जो भी ब्रिक्स वाले देश हैं, ठीक है, ब्रिक्स के अंतर्गत जो देश आते हैं, और इन्हीं 5 देशों का ये एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो इसके अंतर्गत चीन, भारत और ब्राज़ील आता है, लेकिन अमेरिका इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो 1 2 3 करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन क्या है कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या होता है? बताइए कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है? किसके आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना? तो ये होता है प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति, यानी कि ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट वन है कि करकम वांगटा पनबिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? करकम वांगटा पनबिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? अब तो एग्जाम्स में अजीब अजीब नाम वाले ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आप जानबूझकर वो छोड़ करके आओ। जो लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, 10-20 बुक वो पढ़ लेते हैं ना मतलब 10-20 बुक नहीं, 2-4 बुक को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, उन्हीं को ये सब क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो करकम वांगटा पनबिजली संयंत्र की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय शांति के जनक के रूप में हम लोग बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं, और ये बात किसने कही थी? वैलेंटाइन सिरोल ने कही थी। नेक्स्ट वन, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा? तो ये सरोजनी नायडू जी ने कहा था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला पॉइंट्स क्या है? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां, ठीक है, आगा खां ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, तो अंत भला तो सब भला, अच्छे से बताइएगा कि सतलज नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है। सतलज जो नदी है वो मानसरोवर के पास, यानी कि तिब्बत में मानसरोवर के पास राकस ताल से निकलती है, बिल्कुल सही है, और यह सिंधु की सहायक नदियों में से एक है। तो यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट दोनों के दोनों करेक्ट हैं, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और जो मैंने आपको बताया था कि आपको फ्रेंड्स अच्छे तरीके से वहाँ पे मैथ्स अगर सीखना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ एसआई का बैच भी चल रहा है, जिसमें आपको अलग अलग स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं, हैंड राइटिंग नोट दिए जाते हैं, हर 2 दिन पे आपको फुल मॉक लेंथ टेस्ट दिया जाता है। तो इतना कुछ बहुत कुछ दिया जाता है, इतना ही कुछ नहीं बहुत कुछ दिया जाता है। तो सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।